मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस की जो तीसरी क्लास है उसमें देखेंगे कि भारत का जो विभाजन है वो किस प्रकार से हुआ। 14 और 15 अगस्त की जो मध्य रात्रि है उसमें भारत का दो भाग विभाजित किए गए। जो गैर मुस्लिम भाग थे उन्हें भारत के नाम से जाना गया और जो मुस्लिम बाहुल्य दो क्षेत्र थे जिसमें एक वर्तमान पाकिस्तान और दूसरा भाग है जो बांग्लादेश है, उसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जबकि जो वर्तमान पाकिस्तान है उसको पश्चिम पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से जो भारत है दो भागों में विभाजित हो गया। लेकिन इस विभाजन के पीछे बहुत सारी दिक्कतें हमारे जो सामने है वो आई, और उनमें सबसे पहली दिक्कत थी कि जो भारत में रहने वाले विभिन्न धर्म के लोग हैं वहाँ पर स्पष्ट रूप से कोई भी ऐसा भूभाग नहीं था जहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक के रूप में पाई जाती हो। और इसीलिए हमने जब पाकिस्तान को अलग किया तो जो दोनों क्षेत्र थे वो भारत के दो अलग अलग दिशाओं में थे। तो ये जो पहली समस्या थी उसको हालांकि सॉल्व किया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान बनने वाला था उसका एक बहुत बड़ा जो भाग था जिसको हम पश्चिमोत्तर के नाम से जानते हैं, इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्हीं को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध थे इसलिए ये लोग इस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा समर्थन करते थे। तो इनको इस प्रकार से अलग करने में एक सबसे बड़ी दिक्कत थी। वहीं दूसरी ओर जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहाँ पर पंजाब और पूर्वी जो पाकिस्तान था वहाँ पर बंगाल के कुछ भाग ऐसे थे जहाँ पर गैर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा संख्या में थी। ऐसी स्थिति में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों का जो निर्धारण था एक बहुत बड़ी समस्या थी। वहीं दूसरी तरफ जब विभाजन के स्थानों को तय कर लिया गया तो दोनों ही ओर अल्पसंख्यक रूप में जनसंख्या विद्यमान थी। जैसे कि भारत है, भारत में जो मुस्लिम हैं और इसके साथ साथ अनेक ऐसे धर्म के लोग जो संख्यात्मक रूप से कम हैं जैसे कि जैन, बौद्ध, तो ये अल्पसंख्यक कहलाए। जबकि जो पाकिस्तान है उसमें जो हिंदू जनसंख्या थी वो अल्पसंख्यक के रूप में जानी गई। तो इस प्रकार से दोनों ओर के जो अल्पसंख्यक हैं उनका क्या होगा, ये एक सबसे बड़ी विभाजन की समस्या थी। तो इस प्रकार से भारत का जो विभाजन हुआ उसमें दो क्षेत्र भारत से अलग कर दिए गए, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में उसे जाना गया, जो पाक के अधीन थे, अर्थात वहाँ पर पाक गवर्नमेंट का शासन स्थापित हो गया। तो इसी प्रकार जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे उसमें पश्चिमोत्तर वाले भाग में पंजाब और पूर्वी भाग में बंगाल ऐसे क्षेत्र थे जहाँ से व्यक्तियों ने बहुत ज़्यादा विस्थापन किया, तथा अधिकांश जो भाग थे दोनों ही देशों में उनमें अल्पसंख्यक मौजूद रहे। तो आज आपको मूल रूप से विभाजन में सबसे बड़ी जो चार दिक्कतें थी, जो समस्याएं थी, उनको आपको अध्ययन करना है। और पीडीएफ में जो भी आपको मैंने लिख कर दिया है उसे आप एज ए नोट्स अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद आप इवनिंग में 6 से 8 की जो टाइमिंग है उसमें आप इसको सेंड करोगे। तो इसको होमवर्क करने से पहले आपके पास पूरे दिन का टाइम है, इसको कंप्लीट पढ़ोगे। उसके बाद अगली क्लास में हम जो विस्थापन है उसके बारे में पढ़ेंगे, और विस्थापन का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था
वो पंजाब वाला क्षेत्र और बंगाल वाले क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा देखा गया। तो आज आपको केवल वो विभाजन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि विभाजन के साथ ही ईस्ट इंडिया या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार जो इंडिया था वो इंडिया दो भागों में विभाजित हो गया, जिसमें एक भाग भारत कहलाया और दूसरा भाग पाकिस्तान कहलाया। पिछली क्लास में लोकतंत्र से रिलेटेड कई स्टूडेंट जो है पूछ रहे थे। मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोकतंत्र है इसका मतलब होता है लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। और जहाँ पर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक स्थान पर 1000 व्यक्ति हैं और ये व्यक्ति जब भी कोई कानून बनाना होता है, जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई निर्णय लेना होता है तो ये 1000 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और उसके बाद वहाँ पर उस पर विचार विमर्श करने के बाद उस पर कोई भी कानून या उसका समाधान निकालते हैं। तो ऐसा जो लोकतंत्र होता है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। लेकिन हमारा जो देश है उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है और ऐसी स्थिति में सभी लोगों का वहाँ पर पहुँचना संभव नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपना प्रतिनिधि वहाँ पर भेजते हैं। तो हमारा संविधान संसद पर आधारित, इस पर आधारित क्योंकि संसद हमारे यहाँ पर जो भी प्रक्रिया होती है कानून संबंधी उनको पारित करती है। संसद में जो व्यक्ति निर्णय लेते हैं वो होते हैं जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। आज आपने भारत के विभाजन के बारे में समझा। कल हम विस्थापन का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।